नमस्ते, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का इस हिंदी की कक्षा में। साथियों, हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ये जो विसर्ग संधि है ये क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है, ये चीज़ आज हम समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये जो विसर्ग संधि लिखा है इसमें हम अगर विसर्ग शब्द की बात करें तो विसर्ग में अगर हम इसे तोड़े तो ये टूटेगा बी और दूसरा टूटेगा सर्ग में। अगर हम बात करें कि बी तो बी का अर्थ होता है विशेष और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि विशेष शब्दों का निर्माण करना क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इससे पहले हम समझेंगे ये जो विसर्ग संधि है ये क्या है, ये चीज समझो। ये जो विसर्ग है इसमें ये जो ऐसे करके आप देख रहे हैं तो ये जो चीज है इसके लिए हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। दूसरी चीज, विसर्ग से पहले सदैव क्या आएगा? स्वर आएगा। क्या आएगा? स्वर आएगा। और जिनकी संख्या कितनी होगी? 11। समझो, यानी कि जो हमारा आ है, अहा है, तो ये जो चीज है ये हो गई विसर्ग। और ये जो चीज है इससे पहले सदैव क्या आएगा? स्वर आएगा। जिनकी संख्या कितनी होगी? 11 होगी। ये चीज हमने समझी। यानी कि विसर्ग जो संधि है उसकी अगर हम बात करें तो विसर्ग में क्या होता है? विसर्ग का अर्थ होता है विशेष। विसर्ग में जो बी है उसका अर्थ होता है विशेष और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। तो ये जो इसमें इसने बात कही है कि विसर्ग से पहले सदैव स्वर आते हैं। क्या आते हैं? स्वर आते हैं। ये चीज हम पहले समझेंगे। इसमें इसने ये जो बात कही है कि विसर्ग से पहले स्वर आते, ये समझो। जैसे ये जो शब्द हम देख रहे हैं वो लिखा है मनहा और क्या है? रथ। तो बात कर रहे हैं हम मनहा की। ये जो मनहा आप देख रहे हैं इसको अगर हम जरा खंड में तोड़े तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये जो चीज आई, यानी कि जो विसर्ग है ये हलंत हो जाएगा। जब ये हलंत हो जाएगा ये चीज यहाँ पहुंच जाएगी। तो ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले सदैव स्वर आएगा। तो ये विसर्ग हो गई और इससे पहले ये क्या आ गया? इससे पहले ये आ गया आह। तो ये आ जो आ गया है तो ये क्या है? ये स्वर है। क्या है? स्वर। तो यही बात इसने कही है। इस चीज को थोड़ा और समझेंगे। ये जो हमारा दूसरा शब्द नीचे लिखा है आसी, क्या लिखा है? आसी। अब ये जो आसी लिखा है इस टाइप से, तो ये जो आसी में ऐसे करके ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फिर से समझो स्पष्ट भाषा से। यानी कि जो आसी है, ठीक है, तो जो हमारा आ है और है हमारा जो ऐसे, तो ये जो बड़ी बन जाएगी। यानी कि इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं आसी को। ये जो बन के आ रहा है ये क्या है? ये हमारी जो है वो बड़ी ई है। ये मैं समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ, इसका व्याकरण से कोई लिंक नहीं है। तो ये जो हमारी ई है, ये जो हमारी ई है ये क्या है? ये स्वर है। और यही बात ये बोल रहा है कि विसर्ग से पहले सदैव स्वर आते हैं जो कितने होते हैं? 11। चलो ये चीज हमने समझी। आगे हम जो बात करना चाह रहे हैं वो समझो। ये कह रहा है विसर्ग से निर्मित जितने भी शब्द हैं, विसर्ग संधि से निर्मित जितने भी शब्द हैं वे क्या कहलाएंगे? वे शब्द तत्सम कहलाएंगे। तत्सम। तो ये जो तत्सम शब्द है इसे तोड़ो, ये ऐसे करके करो तत् और ये है सम। तो ये जो तत्सम लिखा है ये तत्माने होता है उसके,
और ये जो सम्मान्य होता है इसका अर्थ होता है समान। तो उसके यानी कि उसके समान, ये तत्सम जो है इसका अर्थ होता है उसके समान, यानी कि किसके समान, तो हम कहेंगे संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। यानी कि जो संस्कृत के ज्यों की त्यों हमने जो शब्द उठाए हैं वो क्या कहलाएंगे, विसर्ग संधि में अगर उनका कहीं पर यूज हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं विसर्ग संधि में जहां पर उन शब्दों का यूज हो रहा है जो विसर्ग संधि से मिलते जुलते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनके लिए हम तत्सम शब्द कहेंगे। फिर से समझो, यानी कि जो विसर्ग संधि में यूज हो रहे हैं वे शब्द जो संस्कृत के ज्यों की त्यों उठाए हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, वो तत्सम कहलाएंगे। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली। अब ये अगली बात कह रहा है वो ये कि जो विसर्ग का जो उच्चारण है वो किससे हो रहा है, वो हो रहा है कंठ से। किससे, कंठ से। यानी कि जो कंठ से हो रहा है उच्चारण वो क्या है, विसर्ग का है। फिर ये अगले पॉइंट पे कह रहा है कि विसर्ग के सिर्फ 7 ही रूप होते हैं, अर्थात हमसे वो कहे कि विसर्ग के कितने रूप होते हैं, तो साथियों विसर्ग के सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और ओनली 7 रूप होते हैं। कितने, 7। यानी जो 7 के अलावा जितने रूप होंगे वो सब कैसे होंगे, व्यर्थ होंगे, यूजलेस होंगे, अनुपयोगी होंगे, उनका यहाँ विसर्ग संधि में कोई प्रयोग नहीं होगा, कोई भी उपयोग नहीं होगा। यानी कि जो कुल विसर्ग के जो भेद हैं वो कितने हैं, वो 7 हैं। कितने हैं, 7 हैं। ये चीज हमने समझी, इससे आगे बढ़ते हैं, वो समझो। आगे जो बात है वो ये है कि जो रूप है इसके वो कैसे और कहाँ पे बन रहे हैं वो समझो। ये पहला है हमारा, ये जो विसर्ग है इसका क्या बन रहा है, पहले में बन रहा है ओ, और फिर बन रहा है विसर्ग का राहलंत। फिर ये जो लोप हो रहा है ये चीज समझो, ये कह रहा है विसर्ग का लोप। अब ये जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है, ये जो लोप शब्द है वो समझो, ये हमने ढक दिया। जब हम इसे ढक देते हैं तो इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये लोप और ये जो नष्ट वाला जो शब्द है, ये जो लोप और नष्ट, तो लोप का अर्थ हो जाना, और लोप का अर्थ होता है कि वो चीज है तो लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही, ये क्या है, लोप। लेकिन जो नष्ट है वो क्या है, वो खत्म हो गई है, उसका रूप परिवर्तित हो गया है, उसका अस्तित्व ही मिट चुका है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम कहते हैं नष्ट हो गई कोई चीज। तो ये कह रहा है कि लोप, विसर्ग का लोप, तो ये साफ लोप हो जाती है, ना कि नष्ट। फिर ये जो अगला पॉइंट है ये कह रहा है विसर्ग का विसर्ग ही रहना। ये जो कह रहा है कि विसर्ग का विसर्ग ही, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति भाव, जैसे कहते नहीं है। एक चीज और समझो यहाँ को, ऊपर वाले लोप वाले कि कहते नहीं, जब हमारे घर में कोई चीज क्या बोलते हैं, हम खंगाल रहे हो, ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, तो घर वाले हमसे कहते हैं कि इतने समय से आप ढूंढ रहे हैं, या और ज्यादा प्रेम की भाषा हम कहें तो वो ऐसे करके कहते हैं कि तू इतनी देर से ढूंढ रहा है, तेरे को अभी तक ये चीज मिली नहीं, कहाँ लोप हो गई, कहाँ अलोप हो गई। तो वही चीज है, यानी वो चीज जहां रखी थी शाम को, यानी जिस समय हमने रखी थी वो वहां से हट गई है या छुप गई है, लेकिन वो नष्ट नहीं हुई है, वो नष्ट नहीं हुई। तो ये चीज होगी लोप के बारे में, वो है तो लेकिन वो भी हमारे दृष्टि के सामने नहीं है, उसे क्या कहेंगे, लोप। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रकृति भाव, यानी जो प्रकृति भाव है, यानी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम प्रकृति भाव कहेंगे। जैसे कहते नहीं है कि वो फला जो व्यक्ति है वो कैसा है, वो तो यार उसकी प्रकृति ही ऐसी है। उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति कहते हैं कि नम्र भाव है। तो ये जो उसका नम्र भाव जो गुण है उसे क्या कहते हैं, यही तो उसकी प्रकृति है। और अच्छे समझो, कह रहे हैं
कि जो बिच्छू है तो उसकी क्या प्रकृति है, उसकी प्रकृति है डंक मारना, क्या डंक मारना। और तो जो गाय है उसकी जो प्रकृति है क्या, वो बहुत सीधी है। कहते नहीं है कि उसका तो बेटा या बेटी कैसी है, बिल्कुल गऊ है। तो ये चीज हम समझ रहे हैं। तो ये वहां पर उसका जो सीधापन है गाय का, वो ये दर्शा रहा है कि कुछ भी हो जाए वो अपने सीधेपन को त्याग नहीं सकती। तो ये क्या हो गया, ये उसका प्रकृति भाव रूप हो गया। जैसे कहते नहीं, ये तो गिरगिट है, क्या है गिरगिट, यानी जो बदल जाए, जो स्टेबल ना हो, परिवर्तनीय है, उसके लिए क्या प्रकृति भाव, वो तो अपरिवर्तनीय, जो वो परिवर्तनीय है, जो अभी कुछ कह रहा है शाम को कुछ कहेगा, दोपहर को कुछ कहेगा। तो ये जो चीज है ये क्या है, ये प्रकृति भाव के अंतर्गत थोड़ी। देखिए आप, जैसा कि जो प्रकृति भाव है, जैसी विसर्ग यहाँ पे है ठीक वैसी ही ट्रांसफर होके यहाँ पे आ गई, स्थानांतरण होके यहाँ पे आ गई। तो ये क्या हो गई, ये इसका प्रकृति भाव हो गया। अब ये जो हमारे जो सा है, ये जो विसर्ग का ये सा हो रहा है हलंत, और ये जो हमारा पेट पटाशा है, ये पेट फटाशा के लिए हम पेट पटाशा कह देते हैं, यानी जो पाकी आकृति में जो फटा हुआ जो साह प्रतीत हो रहा है वो पेट पटाशा है, जो हलंत। और तीसरे नंबर पर हमारा ये जो घुंडी वाला सा, ये जो घुंडी वाला जो सा है वो भी हलंत। तो ये चीज हम समझेंगे जरा। ये जो हमारा शाह है पहले नंबर का, और दूसरे नंबर का, और तीसरे नंबर का। तो ये पहला है, ये बोला जाता है हमारा किससे, तालु से, इसे क्या कहेंगे, तालव्य शाह। फिर है ये हमारा मूर्धा से बोलने वाला शाह, ये किससे बोला जाता है, मूर्धा। तो ये क्या कहलाएगा, मूर्धन्य शाह। ये क्या कहलाएगा, तालव्य शाह। और ये जो सा बोला जाता है ये बोला जाता है दंत से, तो ये क्या कहलाएगा, दंत शाह। तो ये चीज हमने समझी, यानी कि हम कह सकते हैं विसर्ग के 3 रूप अगर होंगे तो वे सा के 3 रूप होंगे, और जो 4 रूप होंगे वो ऊपर हमने देखे। पहला है विसर्ग का ओ हो जाना, और दूसरा है विसर्ग का रा हलंत हो जाना। इसके लिए जो ऐसे लिखते हैं इसे रा हलंत पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं, रा हलंत। ये चीज हमने समझी। आगे जो है कि विसर्ग का लोप हो जाना यानी छुप जाना, और विसर्ग का प्रकृति भाव यानी जैसी है वैसी रह जाना। तो 4 ये हो गए, 3 हो गए, यानी जो विसर्ग के जो रूप हैं वो कितने हैं, वो सिर्फ 7 हैं। विसर्ग कितने रूप हैं, 7। इसे हम समझो कि पहला है विसर्ग का ओ हो जाना, दूसरा है विसर्ग का रा हो जाना, तीसरा है विसर्ग का लोप हो जाना, चौथा है विसर्ग का विसर्गी रहना, और 5वां है विसर्ग का शाह हो जाना, और छठा है विसर्ग का पेट पटाशा हो जाना, और 7वां है हमारा विसर्ग का शाह हलंत हो जाना, और 5वां भी है शाह हलंत हो जाना। हम कह सकते हैं कि पहला जो हमारा होगा वो विसर्ग का ओ हो जाना, और दूसरा हमारा विसर्ग का रा हलंत हो जाना, और तीसरा विसर्ग का लोप हो जाना, और चौथा हो जाएगा विसर्ग का विसर्ग ही रहना। इसके लिए हम क्या कहेंगे, प्रकृति भाव। और चौथा है जो हमारा वो है विसर्ग का यानी कि तालव्य शाह हलंत हो जाना, और छठा हमारा है वो है विसर्ग का यानी कि मूर्धन्य शाह हलंत हो जाना, और 7वां हमारा हो जाएगा विसर्ग का दंत शाह हलंत हो जाना। ये चीज हमने समझी, ये जो 7 पॉइंट है वो हमने समझे। हम बात करेंगे इसकी बाद में, पहले हम ये चीज समझते हैं। ये जो हिंदी में विसर्गांत प्रचलित जो शब्द लिखे गए हैं इस व्हाइट बोर्ड पे, ये श्वेत पट पे, तो ये समझो, ये कह रहा है कि जो विसर्ग है, जो विसर्गांत शब्द प्रचलित हैं वो कौन कौन से हैं, वो है मन, यस, तेजा, पुनः और स्वाहा। ये चीज जरा हम समझेंगे कि जो हमारा आयोग परीक्षा ले रहा है, जो आयोग हमारा परीक्षा ले रहा है, वो अगर बात करें वो अधिकांश यही चीजें रिपीट करता है। इन्हीं शब्दों में से वो किसी ना किसी को उठा के रख देगा और पूछ लेगा। तो हम कह सकते हैं जो विसर्ग संधि है उसमें अगर बहुत ज्यादा ना पढ़ के अगर हम बिल्कुल सिलेक्टेड बात करें तो यही शब्द होंगे, और भी हो सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल सिलेक्टेड की दृष्टि से देखें तो वो यही होंगे। ये चीज मैंने यहाँ पर सिर्फ इतनी इसलिए लिखी
क्योंकि हमारे लिए ये चीज जब हम समझ जाएंगे तो वो इसकी जगह पर कोई दूसरे भी अगर शब्द उठा के रख दे रहा है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम सड़क पर 5 किलोमीटर चल सकते हैं दिल्ली से, हम सड़क पर 5 किलोमीटर चल सकते हैं बरेली से मुरादाबाद। तो क्या फर्क पड़ता है कि हम दिल्ली से और लखनऊ की तरफ जाएंगे तो 5 किलोमीटर नहीं चल सकते, बिल्कुल चल सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारे ये जो शब्द हैं जब हम इनको समझ लेंगे, इनकी एनालिसिस कर लेंगे, इनका ऑपरेशन जब हमारे समझ में आ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कोई सा भी शब्द उठा के रख दे, हम वो बता सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। साथियों, हम बात कर रहे हैं मनहा है, ये है मनः, यशः, तेजा, पुनः, स्व। ये आप हमारे साथ साथ बोला करें, इससे क्या होता है, ये हमारी जो मेमोरी है ना, जो अवचेतन मन है, उसमें ये चीजें फीड होती चली जाती हैं। और अवचेतन मन का ये कार्य होता है जब उन शब्दों की या उन छाया प्रतों की, या हम कह सकते वो जो स्मृति हमारे मस्तिष्क में बन जाती है, जरूरत पड़ने पे वो फट से वहां पर क्या जाती है, उपस्थित हो जाती है। तो ये साथ साथ बोलने का प्रयास करेंगे। मनः बोलो मनः, फिर है यशः बोलो यशः, फिर है तेजः, पुनः शः, तिरः, नमः, सिरः, सरः, अतः, अन्तः, अन्ततः, शः, एकः, प्रातः, अधः, पया, रजा, उरः, अन्यः, सर्वथा, तमः, वया, वाचा, विरह और परा। ये जो शब्द हैं इन सब में आपको आ दिखाई पड़ेगा, यानी जो हिरस्य आ है वो इन सभी में देखने को मिल जाएगा। अब बात करें हैं हम हिरस्य सी की, वो समझो। तो जो हिरस्य सी के अंतर्गत आएगा वो होगा बही, फिर होगा दुई, फिर होगा रति, फिर होगा आबी, फिर होगा ज्योति। तो ये जो शब्द हैं ज्योति, आबी, रति, दुही और बही, ये हमारे ई के अंतर्गत आएंगे। फिर है हमारा जो है दीर्घी, वो समझो। जो दीर्घ ई है उसमें आएगा आसी, क्या आसी। ये जो आसी शब्द लिखा है इसमें दीर्घ ई समाविष्ट है, ये चीज हम समझ रहे होंगे। जैसे जो ई पाई लगी है तो वो किसका रूप है, ये हिरस्य ई का ही तो रूप है, और ये जो हमारी दीर्घ ई है वो इसका रूप है। ये चीज हमने समझी। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो अगला है हिरस्य ऊ। तो जो हिरस्य ऊ है वो समझो, यानी कि जो हिरस्य ऊ है उसके अंतर्गत आएंगे यजु, धनु, चतु, बहु, प्रादु और आयु। ये शब्द हम जितनी बार अभ्यास करेंगे उतने ही अच्छे से हमारे लिए क्या होंगे, अच्छे से हमारे अवचेतन मन में फिट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, सेट हो जाएंगे, और जब हम परीक्षा देंगे तो हमारे लिए ये तुरंत ही रामबाण का प्रयोग करेंगे, कार्य करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो ये शब्द हैं, ये जो विसर्गांत शब्द हैं, यानी कि जो विसर्ग के अंत में जो शब्द हैं वो समझो, यानी कि ये जो विसर्गांत शब्द हैं वो समझो। मनः, यशः, तेजः, पुनः, स्वः, तिरः, नमः, शिरः, शरः, अन्तः, अन्ततः, फिर है अन्ततः, शः, एकः, प्रातः, अधः, पया, रजा, उरः, फिर है अन्यः, सर्वथा, तमः, वया, वाचः, विरह और परः। फिर जो ई के अंतर्गत आएंगे वो हो जाएगा हमारा वही, यानी कि ये जो है ये आ के वाले हैं, और यह ये हो जाएगा वही, दुई, रति, आवी, ज्योति। फिर जो वड़ी ई है वो उससे हो जाएगा आसी, और जो हमारा हिरस्य ऊ है वो है यजु, धनु, चतु, वयु और प्रादु, आयु। फिर से एक बार आयु, प्रादु, वयु, चतु, धनु, यजु, ये किससे निर्मित है, ये ऊ से निर्मित है। फिर है हमारा आसी, ये किससे निर्मित है, ये दीर्घ ई से निर्मित है। फिर है हमारा ये ज्योति, आवी, रति, दुई, वही, ये हिरस्य ई से निर्मित है। फिर हम बात करें परह, विरह, वाचा, वया,
तमः शर्वता अन्यः उरः रजा पया अधः प्रातः एका शः अन्ततः अन्तः अतः शरः सिरः नमः तिरः श्वः पुनः तेजा यशः और मनः। ये जो शब्द हम बार बार क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो शब्द हमारे मस्तिष्क में फीड हो जाएंगे तो वो कहीं से भी हमें घुमाने का प्रयास करे, कहीं से भी एग्जामिनर हमारे लिए भ्रमित करने का प्रयास करे, लेकिन हम भ्रमित नहीं होंगे। ये चीज हमने समझी और अभ्यास किया। आप इसके लिए फिर से अभ्यास करना लिख लिख कर, ये चूंकि समय का अभाव है और डाटा की कितनी कीमत है ये चीज हमें समझनी चाहिए। तो उस दृष्टिकोण को देखते हुए हम आगे चलते हैं। ये जो बोल रहा है ये जो ऐसे करके है, ये जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग में आ है या किसी अन्य वर्ग, ये जो कह रहा है कि विसर्ग का मेल आ ह्रस्व आ या किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ग, जब तीसरा वर्ग समझो उसके अंतर आएगा जा वा गा ड़ा दा। ये जो शब्द यहाँ पे सॉरी ये जो वर्ड यहाँ पे लिखे हैं ये हमारे माहेश्वर सूत्र की दृष्टि से लिखे गए। क्यों वो समझो आगे। ये जो चौथा वर्ग है झा वा गा ड़ा धा और ये जो पांचवा हमारा वर्ग है ना और मा, ये ना मा में जो क्या बोलते हैं अनुस्वार होता है तो उसमें ये जो मूल होते हैं वो ना और मा ही होते हैं। तो वो पांचों मैंने ना लिखे मूल लिखे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो लिखा है फिर या रा ला वा और हा, इसका जो क्या बन जाएगा फिर से समझो। ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ना और मा, फिर है झा वा गाड़ा धा, फिर है ये हमारा जा वा गाड़ा दा। तो फिर ये जो हमारा ये या रा ला वा और हा, ये जो शब्द ये जो वर्ण हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये हमारे माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। क्योंकि वो ऊपर ही कह चुका है कि विसर्ग से बने जितने भी शब्द हैं, विसर्ग से निर्मित जितने भी शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, वो सब तत्सम शब्द कहलाएंगे। जब उसने ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी तो हमारे लिए वहां से उठाना मजबूरी बन जाएगी। यहाँ पे वो क्रम बदल के भी पूछ सकता है, तो हमारे लिए ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेनी होगी कि तीसरा वर्ग जा वा गाड़ा दा और चौथा वर्ग झा भा गाड़ा धा और पांचवा वर्ग जो हो जाएगा हमारा ना और माँ, फिर या रा ला वा और हा जो है उसका क्या हो जाएगा, यानी कि जो पूरा है ये जो पूरा है उसका ओ हो जाएगा। समझो जरा, ये कह रहा है कि विसर्ग और आ और किसी अन्य वर्ग का तीसरे वर्ग जावा गाड़ा दा और चौथा वर्ग झा भा घाड़ा धा और पांचवा वर्ग ना और मा और फिर जो या रा ला वा और हा होगा। तो ये जो पूरा है ना, ये समझो यहाँ पे ये जो विसर्ग है ना, अब ये चीज पूरी, ये जो पूरी उठ के क्या बन जाएगी, ये जो ओ है वो क्या हो जाएगा, अर्थात वो जो पूरी उठी वो किस में बदल जाएगी, वो ओ में बदल जाएगी। समझ गए ना, समझ गए। वो समझो कैसे, जैसे उसने ये जो शब्द दे रखा है, जैसे ये लिखा है सरोज, इसको ऐसे सर और ये जो टूटा हुआ इस तरफ भाग है तो इसको अगर हम संधि बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगी। ये चीज बहुत नॉर्मल थी जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा अर्थमेटिक नहीं, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गणित नहीं, बहुत सरल सी चीज है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना वो ही अच्छा बना। जैसे कहते नहीं वो बहुत कुशल कारीगर है, तो कुशल कारीगर क्या, उसने बहुत बारीकी से वो चीज का निर्माण किया। तो कोई चीज अगर हम बारीकी से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो उस पर क्या हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं। तो ये जो सरोज लिखा है ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो सरोज लिखा है, अब समझो ये कह रहा है कि जो सरोज है उसमें अगर हम बात करें तो ये ऐसे ही तो टूटेगा, सर प्लस ये आहा,
क्योंकि जो हलंत है वो आ निकल आए और विसर्ग हमारी विसर्गी है, फिर ये हमारा क्या है, जा। ठीक है, ये जो जा है, फिर ये कह रहा है कि जो विसर्ग है, यानी कि जो अभी हमने बताया कि ये जो पूरा है ये क्या हो जाता, ओ हो जाता, ये बोल रहा है यहाँ पे, ये जो आ है इसका ओ हो जाता। तो जब ये यहाँ पर विसर्ग आ है तो इसका ओ नहीं हो जाएगा, जब ये ओ हो जाएगा तो इस तरफ हमारा क्या बचेगा, इस तरफ हमारा जा बचेगा, और इस तरफ हमारा क्या है, इस तरफ हमारा है सर। तो ये सर और ओ और ये जो जा, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो जो हमारा शब्द निर्मित होगा वो बनेगा सरोज। ये जो सरोज शब्द बनेगा और इसका अगर हम मैचिंग करें, इसका अगर हम मिलान करें तो ये है वही तो ये है, और ये चीज़ हमने ऑपरेशन के थ्रू अच्छे से समझ ली, अब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों ये चीज़ हमारा क्या कहते हैं, आज हमने क्या बोलते हैं खाका इसका विसर्ग संधि का तैयार किया है, इसको हमने समझा, इसमें एक शब्द का हमने अच्छे से एनालिसिस किया, इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से समझा। इससे आगे का हम अगले जो है व्याख्यान में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। आपने इस कक्षा को इतने एकाग्रचित और ध्यान मग्न होकर सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। साथियों एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है, आनंद सर का नाम आपने सुना होगा, सुपर 30 जो फिल्म बनी है उसमें वो कहते हैं कि जो लोग आपको परेशान करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो लोग आपके मार्ग में गड्ढा खोदते हैं उनके लिए आप धन्यवाद करना, उनके लिए आप कभी भी गलत मत सोचना, उनके प्रति आप कभी भी बैर और बुराई का भाव मत रखना। अब आप कहते होंगे क्या बक रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ कि जो लोग आपके रास्ते में गड्ढा खोदते हैं, आनंद सर का कोट है ये, कि जो लोग आपके रास्ते में गड्ढा खोदते हैं वो दरअसल आपको चलना नहीं कूदना सिखाते हैं। क्या? चलना नहीं कूदना सिखाते हैं। समझो, जैसे ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, अगर आप ऐसे जाते सीधे तो आप सीधे चले गए, लेकिन उनने यहाँ पर गड्ढा खोद दिया और आपको अपने लक्ष्य के प्रति जाना है। जब हम लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो फिर क्या है, तो हमें तो ध्यान जब हमारा केंद्रित है तो गड्ढा क्या, फिर तो हमें कूद के जाना पड़ेगा। वैसे हम सीधे सीधे चल रहे हैं। तो वही बात उन्होंने कही है आनंद सर ने। आनंद सर के जैसा आदमी मुझे तो नहीं लगता दूसरा होगा, क्योंकि जो इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है और वो इतना सरल और मृदु स्वभाव का जो व्यक्ति हो, वो कहते हैं कि जो लोग आपके रास्ते में गड्ढा खोद रहे हैं उनके लिए धन्यवाद करना, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, उनके लिए आप ये कहना कि आपका ईश्वर भला करे, उनके प्रति कभी बैर और दोष ईर्ष्या भाव कभी मत रखना, उनके प्रति ईर्ष्या दोष क्रोध मोह लोभ छल कपट अहंकार उनके प्रति बिल्कुल मत रखना। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको चलना नहीं कूदना सिखाया है। बहुत अच्छी बात है, जो लोग हमारे पीछे पड़े हैं, जो लोग हमारा भला नहीं सोच रहे हैं, हम उनके प्रति बिल्कुल भी बैरभाव नहीं रखेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं साथियों और हम अपना काम कर रहे हैं। ये उनका स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है। वो उनका प्रकृति भाव है, समझो, वो उनका प्रकृति भाव है, ये हमारा प्रकृति भाव है। हम धन्यवाद देंगे उस ईश्वर को, हम धन्यवाद देंगे उस माता पिता को, उन माता पिता को जिन्होंने हमारे लिए जीवन दिया। हम धन्यवाद करते हैं उन सभी साथियों को जो हमारी टांग पकड़ के पीछे खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए और मजबूत कर रहे हैं। तो साथियों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को प्रेस किया, फिर वीडियो को शेयर और लाइक किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।